सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त सेनेट इलेक्शन की खिचड़ी पक रही है। पहले सेनेटर्स इंतखाब की हांडी ने हुकूमत के मुंह का जायका खराब किया था। ऑपोजिशन हुकूमत को अब अपनी सियासी खिचड़ी से फिर ये मजा चखाना चाहती है। जब हुकूमत ने अपनी खिचड़ी के लिए पुरानी सियासी तरकीब आजमाने का फैसला किया है, ऑपोजिशन ने एक बार फिर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया है और अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, जबकि नून लीग का दामन यहां भी खाली है। सवाल यह है कि क्या साबिक सदर जरदारी फिर नून लीग पर भारी पड़ गए हैं? यह हकीकत है कि पीडीएम इत्तेहाद को ऐवान बाला में अक्सरियत हासिल है। वो ये अक्सरियत पहले जितनी नहीं, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद से आगे है। अब देखना यह है कि इस बार हुकूमत का संजरानी फार्मूला कामयाब होता है या नहीं। जिन्होंने 2019 में तहरीक अदम इत्तेमाद को नाकाम बनाकर अक्सरियत रखने वाली ऑपोजिशन को हैरान परेशान कर दिया था, इस महाज पर संजरानी की कामयाबी के लिए हुकूमत भी सर तोड़ कोशिशें कर रही है। एक तरफ सियासी राब्ते हैं तो दूसरी तरफ पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने के लिए कानूनी जंग भी जारी है। इलेक्शन कमीशन में अली हैदर वीडियो स्कैंडल पर आज की पेशरफ्त हौसला अफजा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले के लिए ठोस सबूत मांगते हुए पीटीआई के एक दरखास्त की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि अली हैदर की वीडियो में ना पैसों का जिक्र है ना वोट मांगने का। पीटीआई को तरमीम शुदा दरखास्त जमा कराने की हिदायत की गई है, लेकिन अहम बात यह है कि फरूख हबीब और मलिका बुखारी की यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने की दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर हो गई है, जिसकी कल समाअत है। गोया अभी खतरे की तलवार यूसुफ रजा गिलानी के सर पर भी लटक रही है। कल की समाअत में क्या कुछ हो सकता है? चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यह बात भी अहम है कि इस बार जमीर के मुताबिक वोट पड़ेंगे या फिर सौदेबाजी होगी और पैसा चलेगा। आज इसी पर सबसे पहले बात करेंगे असद खरल साहब, बाबडोगर साहब से। खरल साहब, ये जिस तरह से इलेक्शन में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, एक खबर यह भी है कि 4 नून लीग के सेनेटर्स ने संजरानी साहब को यकीन दहानी करा दी है वोट्स की। 3 और सेनेटर्स हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो छोटी जमातों के हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी करा दी है। इनमें वो लोग शामिल हैं, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले अदम इत्तेमाद का वोट जो संजरानी साहब के खिलाफ आया था उस पर संजरानी साहब का साथ दिया था। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मरीम साहबा को पता भी है कि ये कौन लोग हैं, तो क्या वो उनको रोक सकेंगी? और संजरानी साहब के कुछ जाती एहसानात हैं उन पर, जो 4 नून लीग के सेनेटर्स वोट दे का उन्होंने कमिट कर लिया है संजरानी साहब। देखिए उसामा साहब, 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जिस तरह आपने बात की कि आज बेसिकली 2 केसेस की समाअत हुई थी। एक तो आपने जिस तरह बताया कि जो पीटीआई ने दरखास्त दी थी कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और नासिर शाह जो उनकी ऑडियो के हवाले से, ठीक, वो 2 एविडेंस पेश किए थे जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए और उन्होंने कहा कि जो आप ये वीडियो बता रहे हैं, एक तो ये है कि जो लोग इस अंदर वीडियो के अंदर शामिल हैं उन सब को। अच्छा खलील साहब, इस पर आगे हमने बात करनी है, पहले मैं चाह रहा हूं सेनेट में। हाँ जी, अच्छा, सेनेट के हवाले से ये है कि इमरान खान साहब ने अभी अब्दुल गफूर हैदरी साहब वाला जो मामला हुआ है, हुकूमत ने भी उनको ऑफर कर दी थी डिप्टी चेयरमैनशिप। अब खटक साहब जिस तरह वो कह रहे हैं, खटक साहब ने बात की कि हमने उनको ऑफर की और उसके बाद पीडीएम ने बाकायदा उनको डिप्टी चेयरमैन जो सेनेट है वो नामजद कर दिया। गिलानी साहब को चेयरमैन और उनको नून लीग कहाँ है? हाँ, अब यही मसला है कि नून लीग कहाँ है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 जो नून लीग के अरकान हैं उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है संजरानी साहब से। तो मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो सेनेट का इलेक्शन जो मुझे नजर आ रहा है, इसमें सारा जो जोर लगाया जा रहा है वो जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आपको नजर आए। नून लीग की जानब से अगर जोर लगाया जाता तो अगर खरीदो फरोख्त करके गिलानी साहब सीट ले सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को जो ज़मीर फरोश है, जो पैसों के लिए बिकने के लिए तैयार बैठे थे, अगर नून लीग भी उनको पैसा फेंकती तो यकीनन वो उनकी खातून जो है वो भी इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाती, उसी तरह जिस तरह गिलानी साहब पैसों के बलबूते पर फरजाना कौसर। तो अब मामला ये है कि फरजाना कौसर इसलिए हार गई कि नून लीग का लीस्ट कंसर्न हमें नजर आया। अभी आ रहा है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट। उस हवाले से भी आपने देखा कि नवाज शरीफ ने खुद ही कहा जनाब चेयरमैन सेनेट जो है वो उम्मीदवार गिलानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, सबको पता है, उन्होंने कहा जी वो होने चाहिए। जरदारी साहब तो पहले तैयार थे। अब अगला मामला आ गया कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से जो ना वो आगे आ गया है
अब कायदे अज़्ब इख्तिलाफ जो है उस हवाले से भी कह रहे हैं कि बाद में फैसला किया जाएगा जी। तो मामला ये है कि अभी तक जो नून लीग के हिस्से में तो कुछ नहीं आया। और दो ये जो पिटिशन के वाले से आगे जाके अगर बात करेंगे, बेसिकली एक नहीं दो पिटिशन, 2018 वाली वीडियो का जो मामला था, नून लीग जो दरखास्त गुजार थी उसमें क्या हुआ वो भी बड़ा हमें। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये जो बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, पहले दिन से आप देख लें जब से पीडीएम बनी है, जरदारी साहब जो बात करते हैं आखिर में फिर वही मानी जाती है। अब लगता है कि लॉन्ग मार्च में भी फिर जरदारी साहब की चलेगी। ये मरियम साहिबा को तो शायद सिर्फ बाहर जाने दिया जाए, तो नून लीग तो मजीद कुछ भी नहीं चाहती। उसामा साहब, नून लीग की ये पॉलिसी है कि इस सिस्टम में, इस गवर्नमेंट में उन्होंने कोई पोजीशन नहीं लेनी, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो, इवन यहाँ तक है कि पंजाब में भी वो हुकूमत चेंज नहीं करना चाह रही। नून लीग का टारगेट है अगले इलेक्शन। वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से 6 महीने 8 महीने के बाद किस तरह वो इस गवर्नमेंट को गिराने में कामयाब हो जाएं और उसके बाद इलेक्शन हो, और उनको उम्मीद है कि अगर इलेक्शन नए आते हैं तो पंजाब में क्लीन स्वीप कर लेंगे और बड़े आराम से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। वो किसी सूरत में वो नहीं ये चाह रहे कि ये उनका उससे कि वो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन जो है पंजाब में, मतलब कि ये बिलावल भुट्टो की या आसिफ अली जरदारी की शदीद ख्वाहिश है कि पंजाब से चेंज लाई जाए, पंजाब का जो सेटअप है इसमें चेंज लाई जाए। और वो चौधरी पेरलाई जो है उनको भी कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ मिलें और पंजाब में चेंज लेके आते हैं। लेकिन नून लीग पंजाब में चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं चाहते कि पंजाब में कोई चेंज आए, बल्कि उस्मान बुज़दार जो है वो चाह रहे हैं कि यही रहें और जो डिलीवरी का जो सिलसिला चल रहा है वो इसी तरह से रहे और लोगों को पता चले कि डिलीवरी में फ़र्क क्या होता है। वो दूसरी तरफ सेनेट में चेयरमैन सेनेट कौन है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है, वो उनका टारगेट नहीं है। उनका टारगेट है नेशनल असेंबली। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को गिराएं, पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराएं। मरियम और नवाज शरीफ, उनका टारगेट ये है कि लॉन्ग मार्च किया जाए, अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए और किसी भी तरीके से ये गवर्नमेंट गिरे, इंटरिम गवर्नमेंट आए और जो 3 या 4 या 6 महीने में इलेक्शन करवाए। और उनको पता है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो उस समय उनको ये लग रहा है कि चूंकि इस गवर्नमेंट ने डिलीवरी तो की कोई नहीं, गवर्नेंस है कोई नहीं है, महंगाई बेतहाशा हो गई है, लोग जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ हुए हैं, उनके इवन उनके अपने वोटर उनके खिलाफ हुए हैं। तो नून लीग का जो टारगेट है वो अगला इलेक्शन है। इस सेटअप में, इस गवर्नमेंट में चेयरमैन सेनेट कौन आता है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन आता है, वज़ीर आला पंजाब कौन आता है, वो इस हिस्से का, इस प्रोसेस का तो पॉलिटिकली आपको नहीं लगता पार्टी कमजोर होती चली जाएगी? अगर नून लीग की 2023 में बिलफर्ज वो हुकूमत की तरफ आते भी हैं तो आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी इनको कोई टफ टाइम नहीं देगी? यूसुफ ज़गिलानी बतौर चेयरमैन उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे और सब बड़ा मुझे एक बात हो जाएगा। सेनेट 6 साल के लिए जो उनके सेंटर बन गए, पंजाब तक नून लीग महदूद होकर रह गई, तो एक साख तो उसकी तबाह हो रही है ना सर। वो पंजाब ही तो चाहते हैं। पंजाब में उसामा साहब 148 सीटें हैं पंजाब की। अगर पंजाब से वो 130-40, वो पहले 130-40 सीटें ले चुके हैं, यहाँ से 30-40 सीटें लेते हैं तो वो मरकज में गवर्नमेंट बना लेते हैं। उसके साथ केपीके में से उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, वो बड़े आराम से मरकज में गवर्नमेंट बनाएंगे। पंजाब में जो गवर्नेंस के हालात हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार हुकूमत कर रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नेंस है, जिस तरह से यहाँ पर महंगाई है, जो यहाँ के हालात हैं, उससे तो जो हालात है वो बड़े फिजिबल है। दस्तका का इलेक्शन 18 को आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वहाँ पर क्या हालात होते हैं। तो नून लीग का कंसर्न, और सेकेंडली आपने कहा जी चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी बनते हैं तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आप समझा दें कि चेयरमैन सेनेट जो है उसको पंजाब के वोट बैंक में क्या फर्क डालेगा या क्या करेगा? सर कल को आपने हुकूमत बनानी है तो उसमें आपकी कानून साजी में बहुत फर्क पड़ेगा। यही पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 दिन में ये आंखें फेर लेंगे एक दूसरे से। पहले भी आपने देखा था 2008 में क्या हुआ था, सर काबीना में नून लीग साथ थी, पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल थी। तो चेयरमैन सेनेट के अकेले वोट से तो लेजिस्लेशन नहीं होगा। मेरी बात सुने, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सिर्फ फर्क पड़ता है लेजिस्लेशन में। आपने लेजिस्लेशन करनी है तो अगर नून लीग पार्टी के साथ कंसल्ट करके कोई लेजिस्लेशन लेके आ रही है उसमें तो पार्लियामेंट में और होता है। मुझे एक बात बता दें, अगले इलेक्शन में तो होती है, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है सरकार, ये जो इलेक्शन होगा अगला, उसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी क्या फर्क डाल लेंगे, क्या कर लेंगे?
इमरान खान अगर चेयरमैन सेनेट उनका नहीं होता तो इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो समझा दें सर। ये तो इसी तरह जैसे स्पीकर इनका ना हो, इनको क्या फर्क पड़ता है? फिर इसके लिए क्यों दौड़ लगाई जा रही थी? सदर ना उससे क्या फर्क पड़ता है सर? मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यूसुफ गिलानी चेयरमैन सेनेट बन गए, उससे इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? सर उनके लिए लेजिस्लेशन और मुश्किल हो जाएगी वहां पर। तो पहले कमेटियां बनानी, पहले चेयरमैन के पास इख्तियार है, पहले मुश्किल थी। सिंपल बिल जो है वो तो वो पास करवा ही लेंगे, जो ज्वाइंट सेशन में ले जाएंगे वहां से पास करवा लेंगे। जो दूसरा अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो पहले भी नहीं होनी थी, अब भी नहीं होनी। तो फर्क क्या? कोई फर्क नहीं। इमरान खान की गवर्नमेंट को कोई बड़ा फर्क नहीं। मासवा ये है कि जरा के जी उनको एक डेंट ये पड़ेगा कि जनाब गवर्नमेंट में होते हुए भी अपना चेयरमैन सेनेट नहीं बना सके। अदरवाइज चेयरमैन सेनेट इस गवर्नमेंट को कमजोर नहीं कर सकता। सदर की गैर मौजूदगी में कायम सदर में ख्याल सेनेटरी चेयरमैन सेनेट ही होता है, तो वो भी सदर की खुद एक मिनट चले यूसुफ गिलानी सदर बन गया, असम्बलियां तोड़ देगा, क्या करेगा? मुझे समझा दे। लेकिन सर यहाँ पर सुलमान तसीर थे, गवर्नर थे सुलमान तसीर, वो 10 दफा बाहर जाते थे, फिर पार्टी के गवर्नर थे, शदीद टेंशन थी उनकी। वो बनते थे, क्या कर लिया? अपोजिशन पीडीएम संजरानी साहब के खिलाफ क्यों अदम इत्मीद ला रही थी जो नाकाम हुआ? इसीलिए कि अपना बंदा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि चले सर हुकूमत को सुप्रीम पहुंचा सकते हैं, अपने लोगों को बोलने का टाइम आप ज्यादा दे सकते हैं, कमेटियों में अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट बन गया, उसके बाद क्या होगा? क्या वो उनके बंदों को मिनिस्ट्रियां बांट देगा? क्या उनको कोई डेवलपमेंट के फंड दे देगा? क्या करेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। फिर जरदारी साहब ने इतना पैसा, यूसुफ ज़रदारी ने सर धड़ की बाजी फिर क्यों लगा दी? सर एक मॉरल विक्ट्री है। आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म को इत्मीद का वोट लेना पड़ गया सर सिर्फ मॉरल विक्ट्री के चक्कर में। बहरहाल आप इस खबर को लाइट ना लें। उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया था और वज़ीर आज़म साहब के पास काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी बंदे थे लेके बैठे हुए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब माशाल्लाह फिर बहुत सारी जगहों पे अपने आप को क्लियर करके आ गए हैं वापस। तो ये उनका गुफाना है कि इमरान खान साहब ने बड़े गुस्से में आज बुलाया था कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा। काफ़ी उनके पास चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। अच्छा, तो पाइपलाइन में काफ़ी कुछ तस्वीरों में नजर आ रहे थे पलंदे चलंदे, तो कुछ तो डेवलपमेंट मैं आपको एक बात बताऊं, कल भी ये काम कर दें, ये काम कल भी कर दूं, बता दूं, लेकिन कुछ उस्मान बुज़दार को कोई खतरा नहीं है किसी से। ठीक है, तो बहरहाल मैंने तो उस्मान बुज़दार क्लियर है। आज इमरान खान ने उनके साथ 1-on-1 डिनर किया है और वो सारी र्यूमर्स, वो जो पेड किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं वो अफवाहें फैला रहे थे कि बुज़दार गवर्नमेंट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आज इमरान खान ने उनको सिर्फ इसलिए डिनर पे बुलाया था वो ये सारी जो र्यूमर्स पंजाब के वाले फैलाई जा रही ना, वो तो दम तोड़ दें, वो खत्म हो जाए। अच्छा, बुज़दार सरकार कायम है, बिल्कुल पूरे तरीके से कायम है। वो तो मरियम साहबा ने भी कहा कि हम पागल हैं कि हम एक पार्टी का एक बंदा उतार के दूसरा ले आए, तो हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिलावल साहब बार बार जो अदम इत्मीद की बात करते हैं ना, तो मरियम साहबा को पता है कि जब उनके पास अदली अक्सरियत ही नहीं है, तो वो ये कहती है कि हम एक बंदे को हटा के उसी पार्टी को और दूसरे बंदे को लाने का हमें क्या फायदा। तो ये इसलिए बुज़दार साहब जो है बहरहाल इमरान खान साहब को आज मुतमईन करके वापस आ गए हैं। ठीक, तो अब वैसे आज इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे नवाज शरीफ और जरदारी साहब के, ये मुल्क का पैसा लूटते हैं, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते हैं कि जिनमें पैसा बने फिर यहाँ रख नहीं सकते, पकड़े ना जाए, और खाता है तो लगाता है। और एक जरदारी साहब पे भारी, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो बंदा करप्शन की बुनियाद पर जो इस तरह सरेआम पैसा लगाता है सियासत में, उसको यानी बुरा भी नहीं समझा जाता, बल्कि उसको एक यानी एज दिया जाता है कि जनाब जरदारी बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा जनाब वो जीरक सियासतदान है, बड़ा उसके पास जनाब इंटेलेक्ट के उसके पास फन है, हुनर है साहब, वो जो और इसी तरीके से वो खाता है लगाता है। वो कहते हैं यानी करप्शन जो है उसको इस तरीके से वही जो लिफाफे साफी या हमारा मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया माफिया है, वो यानी एक अजीब परसेप्शन डेवलप कर दिया जाता है अवाम के अंदर एक कि जनाब अगर खाता है तो लगाता भी तो है ना। लेकिन अब देखिए ना, इसको यानी उस चीज को बुरा ही नहीं समझा साहब। जब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त तहरीक इंसाफ लेकर गई है और वीडियो का उन्होंने कहा है कि जी अली हैदर गिलानी वीडियो में जनाब नोट ये आपने जो वोट डालना है सेनेट का वो जाया करने का कह रहे हैं, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन देखिए ना उनसे वजाहतें तलब कर रहा है कि जी पैसे का जिक्र कहाँ किया है। डस्का इलेक्शन के अंदर एक वीडियो आती है, उसकी तो कोई फराजिक नहीं हुई, उसकी तो कोई उन्होंने किसी से सबूत नहीं, उसको सबूत मान लिया। रात 3 बजे सुबह शहरी वक्त नोटिस भी ले लिया, 23 की बजाय पूरा इलेक्शन ही सस्पेंड कर दिया। यहाँ पे वो वीडियो वाला बंदा खुद मान रहा है, अली हैदर गिलानी खुद मान रहा है
उस वीडियो के अंदर जो दो बंदे MNA हैं, फहीम और कैप्टन रिटायर्ड जमील, वो मान रहे हैं कि हम इस वीडियो में मौजूद हैं। अली हैदर गिलानी मान रहा है, उसके कंटेंट के ऊपर कोई डिनाई नहीं वो कर रहा। नासिर शाह की ऑडियो वो भी मौजूद है। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। डेस्का इलेक्शन के अंदर तो सारा कुछ एक्शन फौरी हरकतें और फुर्तियां हैं। मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे वो कहते हैं कि जनाब आप मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा, चाहते हैं जज्बात नहीं कानून के तहत चले। जिन 16 लोगों की बात हो रही है इनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाए। हम बैठे ही कार्रवाई करने हैं, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन इसका आपको मवाद देना है। अली हैदर गिलानी की एडमिशन अली जफर ने कहा कि अली हैदर जब गिलानी एडमिट कर रहा है, इतराफ कर रहा है, वो वीडियो को मान रहा है, ऑन कर रहा है उसको, ना उसकी फरांजी की जरूरत है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर बंदे जो पार्टिसिपेंट हैं वो उस चीज को मान रहे हैं, तो आप 3 लोगों को नोटिस भेज दें। बाकी सबसे मजेदार चीज, सबसे मजेदार चीज सर, एक जुमला बड़ी, वो सबसे मजेदार चीज ये है कि मेंबरशिप जो है वो उनसे पूछ रहे अली जफर साहब से कि जनाब ये जो अली हैदर गिलानी की आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो ये हफीज शेख का वोट मांग रहा है या यूसुफ गिलानी का वोट मांग रहा है? तो यानी उसका दिमागी मेरा ख्याल है कि तवाज़ुन का कि साबित कैसे होता है किसका खुदा का खौफ करे यार, पूरी दुनिया, मतलब बच्चे को पता है, ये आम एक लेमैन को पता है, लेकिन इलेक्शन में सवाल करने का मसला है कि मेंबर साहब बड़ा जबरदस्त सवाल उन्होंने नुक्ते वाला पूछा कि पहले ये साबित कर रहे कि वो गिलानी का वोट मांग रहा था या हफीज शेख का वोट मांग रहा था। टेक्निकल पॉइंट है सर। अब देखिए आगे जो मेंबर पंजाब हैं इलेक्शन कमीशन के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी लगता है मामला निशान ज़दा बैलेट पेपर मिलने का था, निशान ज़दा बैलेट पेपर मिले तो अपना हक़ रायदही कैसे इस्तेमाल करेगा? बार बार कहा जाता है अरकान बिक गए, ऐसा लफ्ज़ कहना भी अच्छा नहीं। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं। जिन्हें पैसे की ऑफर हुई वो बयान अल्फी दें, वीडियो मौजूद PTI अरकान के बयान अल्फी आ जाते फिर कुछ हो सकता है। अब मामला यह सिंध के जो मेंबर है ना, जिस तरह डॉक्टर साहब बताया, निसार दुरानी साहब, उन्होंने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को मुदाखलत का कब कहा। अब पूरी दुनिया जानती है, ये भी पब्लिक के रिकॉर्ड पे है सारी चीजें। अली जफर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया के इलेक्शन कमीशन को कहा था कि PTI के 2 मार्च को ब्लैक एंड व्हाइट में याद दरखास्त, अच्छा बाकायदा नहीं तो दरखास्त वहां पे रात 12-1-2 बजे कहाँ आ जाएगी? डस्का में सारे कुछ हो गए थे, वहां पे दरखास्तें कहाँ आ रही थी? मामला ये है कि वो कह रहे हैं, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं जनाब इरशाद कैसर साहब कि कार्रवाई करना चाहते लेकिन शवाज ठोस होने चाहिए। मेंबर सिंध वही निसार दुरानी साहब ने कहा कि फरांसी के बगैर वीडियो को तस्लीम कर सकते हैं। ये ठोस है ना मरियम का ये कहना कि जो डस्का वाली वीडियो है वो फरांसी के बगैर भी एक्सेप्ट है। यहाँ पे वीडियो वाला बंदा खुद इतराफ़े जुर्म कर रहा है, वो खुद तस्लीम कर मरियम साहब का टिकट वाला भी वो कहते हैं कि उसकी भी वजाहतें हैं इलेक्शन कमीशन। मामला ये है कि उसामा साहब, और दूसरी एक और सुन ले, 2018 में जो सेनेट के इंतखाबात से पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान को खरीदने और बिकने की वीडियो सामने आई, जो पैसे वहां पे रखे हुए थे सामने, उसके अंदर जहांगीर जदून साहब थे नून लीग की जानिब से वकील, वहां पे भी ये सुन ले। वहां पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब आपने उसके अंदर जो आपने कहा स्पीकर हाउस जो है उसका इस्तेमाल हुआ, असद कैसर का आप हवाला देते हैं, इमरान खान साहब का आप हवाला देते हैं, हम नोटिस किसको जारी करें? वो बंदे जो है सारों की लिस्ट लगाएं, उनके नाम लिखें, जबकि वीडियो के अंदर वो सारे नाम मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं, टीवी के ऊपर पब्लिक हो चुका है सब कुछ कि कौन खवातीन थी, कौन से मर्द थे, किस तरह कितने पैसे लिए, देने वाले भी मान रहे हैं, लेने वाले भी मान रहे हैं, वो सारी चीजें उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये भी दोबारा से दरखास्त दें और PTI का आप भी दोबारा दरखास्त दें। मतलब ये है कि हम फिर ना ही समझे। अगर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बड़ा समझदार है। अगर मेरा मतलब ये 7-8 बंदे जिनको पैसे दिए और जिन्होंने अपनी लॉयल्टी चेंज करके वोट डाल दिए, एक तरफ PTI कह रही कि गिलानी साहब जो है इनको डिस्क्वालीफाई करें, और उनके साथ वो 7 बंदे भी डिस्क्वालीफाई हो गए। इमरान खान बैठे ये मामला तो असगर खान केस वाला हो गया। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि खान साहब जो है वो अपोजिशन पे चेयरमैन अपोजिशन लीडर बने, जो 7 बंदे अभी डिस्क्वालीफाई हो गए। ये असगर खान वाला मामला हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, असद दुरानी का एफिडेविट आया कि नवाज शरीफ ने 35 लाख लिए हैं, अल्ताफ हुसैन इतने लिए, फलान इतने लिए, सब कुछ हुआ। FIA कहा कि तहकीकात करे, और FIA जनाब यूनुस ने वहाँ पे जो यूनुस जो उसका था हबीब, उसने वहाँ पे जाके व्हील चेयर पे मेरे सामने उसने बयान दिया कि जनाब बिल्कुल मैंने दिए हैं, लिस्ट सारी उसने इंडोर्स की। असद दुरानी ने कहा, असलम बेग, सारे वहाँ पे पेश हुए, FIA केस रेफर किया गया। अल्टीमेटली FIA ने नून लीग की हुकूमत के दौरान क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद।
यूनुस हबीब ने कहा है कि वो जो नवाज शरीफ का मैंने बताया लॉ ये कहता है वो जेल में होटल था, पैसे लेने वाला और पैसे देने वाला ठीक दोनों ही क्रिमिनल आपके सादिक सिंजरानी साहब की दफा भी ये अगर वो चेयरमैन बन गए अब 12 को तो फिर ये इल्जामात लगेंगे जी इस दफा भी पैसा चला है। मैंने आपको बता दिया 4 उनको यकीन दहानियां करवा चुके हैं, 7 लोग करवा चुके हैं, 4 नून लीग के हैं। सामा साहब फिर कहेंगे आप यकीन दहानियों पे मान रहे हैं इनकी, वो होते तो अपना रेट लगवा रहे होंगे गिलानी साहब जो है वो उनको कुछ लगाए। सुप्रीम कोर्ट गिलानी साहब नहीं है, वो मरियम के वो उसी तरह हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बयान रेट भी ने जो दिया ज्यादा लगता है, उसके बाद एफआई लिख दिया उनका बयान, उसने कहा जी वो नवाज शरीफ जिसकी मैंने बात की ना वो जेल में एक होटल वाला था उसको मैंने दिए। अच्छा, वो अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं, मामला ये अगर सिंजरानी साहब जीते हैं तो पीटीआई की हाई मोरल ग्राउंड फिर किधर जाएगी, फिर पीटीआई क्या करेगी? सर वो उन्होंने लॉबिंग की है, इस दफा जमीर का वोट उधर होगा। सर फैसल बाडा साहब ताड़ा कुत्ता साडा कुत्ता टोमी अच्छा फैसल बाडा साहब की नाअहली का खतरा है, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को उनको रोकने की दरख्वास्त जो है वो सर मंजूर नहीं हो सकी बल्कि मुस्तरद हो गई है और केस तो भी आगे चलेगा, नोटिस वगैरह हो गए लेकिन इलेक्शन कमीशन को रोका नहीं गया। तो अब ये खतरा है सिंध हाई कोर्ट में फैसल वाडा साहब के वकील गए हैं सर 30। हालांकि आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी उनके खिलाफ एक फैसला है जो इलेक्शन कमीशन को रेफर किया गया। अच्छा। उसके बाद वो चले गया सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में। सिंध हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए। उन्होंने कहा कि जब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला फैसला हमारे सामने पहले रखे, अच्छा उसको मद्देनजर रखे उतनी देर देंगे, नोटिस जारी कर दिए हैं तो देखते हैं आगे क्या होगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है और हम हर साल की तरह फिर महंगाई करेंगे, खुद भी करेंगे, वैसे भी हो जाएगी और अब कहा जा रहा है चीनी और गंदम का बहरान आ सकता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला महंगाई फिर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से अभी से खौफनाक खबरें आ रही हैं कि गंदम की किल्लत का, चीनी की कमी का सामना हो सकता है और होशरुबा इजाफा हो सकता है। अब मुर्गी की कीमत को ही देख लें, सरकारी कीमत बताई जाती है 250 रुपये जबकि मिल रही है 480 रुपये में मुर्गी का गोश्त। अब लोग जाएं कहाँ, किससे फरियाद करें? दूध है तो उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और दूध फरोश कहते हैं जी जो सरकारी निर्ख है उस पर तो हमारी खरीद नहीं हो सकती, तो बेचना तो दूर की बात है। अब ये किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि सबसे बड़ा मसला मेरे लिए महंगाई है और उसको कंट्रोल करने के लिए वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हफीज़ शेख साहब हैं वो भी इस तरफ लगे हुए हैं। तो असद खरल साहब, आपको लगता है कि रमज़ान मुबारक की कीमतें, रमज़ान मुबारक में ये कीमतें कंट्रोल हो सकेंगी? अभी से खतरात का इजहार किया गया है। बिल्कुल, शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि 100 रुपए से ऊपर चीनी जाने का खर्चा, जो पहले भी हमने कहा था कि रमज़ान में 100 रुपए से ऊपर चीनी जानी है, जो मर्जी हुकूमत कर ले, जितने मर्जी कमीशन आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाएँ, पर्चे हो जाए, मुकदमे बन जाएँ, कुछ भी नहीं होगा। वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा है कि जनाब 3 लाख मीट्रिक टन जो गंदम है वो मंगवाने की, जो दरामद करने की दरख्वास्त की है। अब ये पहले भी टेंडर हुआ लेकिन महंगी होने की वजह से वो अब दोबारा उसकी टेंडर जारी किया जा रहा है। इस तरह चीनी के वाले से अगर बात की जा रहा है तो 50,000 जो मीट्रिक टन है चीनी का, वो पहला टेंडर है, वो भी महंगी बोली मिलने के बायस मनसूख किया गया, दोबारा अब टेंडर किया जा रहा है। रमज़ान के अंदर यानी 100 रुपये से ऊपर चीनी जाने का खर्चा है। आटा जो है जिस तरीके से आप देख लें जो सूरत हाल है, 400 रुपये तक मेरे ख्याल 5 किलो पहुँच जाएगा और उस हिसाब से लगा लें कि 2,500-3 हज़ार में पहुंच जाएगा एक मन आटा जी चक्की का जो है। अच्छा, दूसरी जानब जो मुर्गी का रेट है गोश्त का, वो 250 ने जनाब, सरकारी नर्क तो सिर्फ 214 रुपये है। 470 से 480 रुपये मुर्गी का गोश्त यहाँ पे बिक रहा है और KPK में अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 250 जो है तकरीबन वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख लें, आयल देख लें आप, घी की कीमतों के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दोनश, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और रमज़ान में मज़ीद उसमें इजाफा होगा। उसमें जितने भी अदरक, लहसुन, टमाटर, तो लगता है इस तरह की चीज़ें जो है, यही मसला होता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ऊपर से कह रहे हैं जनाब के खुर्दनी तेल और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन पर जनाब आज जो टैक्स है उसमें कमी की उन्होंने हदायत की है। अब होता यह है कि जब भी नोटिस लेते हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब कोई, उसके ऊपर महंगी तो चीज़ें हो जाती हैं, वो तो हमने उसका असर देखा है। अब कमी की जो हदायत है इस पे मेरा ख्याल अमल दरामद अब होगा नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए पेट्रोलियम और खुदनी तेल यानी खाने पीने का तेल है, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत हैं,
इन पर टैक्सेस जो है वो कम कर दी जाए, और क्या किया जा सकता है? कम से कम इंटरनेशनल मार्केट में तो किसी से झकी झुकी बात नहीं है, इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है, पेट्रोल रिकॉर्ड बना चुका है, इतना महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। अभी सऊदी अरब पर हमले भी हुए उसियों के, उसकी वजह से भी ऊपर जा रहा है। तो लिहाजा अब वो तो ये कह रहे हैं कि टैक्सेस कम किए जाएं ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। फिर कह रहे हैं जी कि आटे चीनी जैसी बुनियादी अशिया मुनासिब कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाए, खासतौर पर रमज़ान मुबारक में गंदम की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, रमज़ान का वो अब कह रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म यही कह सकता है कि अपनी मौशी टीम को एक्टिव कर सकता है कि अभी से देखो, लेकिन अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर तुला हुआ है, हराम अब उन्होंने किसी ने कमाना है, तो उसके लिए यही है फिर एक्टिव होकर छापे भी शुरू कर दी जाए। लोगों को नजर आ रहा है रमज़ान आने वाला है, हर साल ही होता है, ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत है तो ये हो रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उससे पहले तब भी ये होता था, लेकिन इस दफ़ा ज़रा बहरान ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं चीनी गंदम ये बहरान पहले भी आए हैं। बाबर साहब क्या कहते हैं आप, क्या किया जाए? उसामा साहब, जब मुल्क में ऐसे लोगों की हुक्मरानी रही हो जो कहते हैं पैसा लगाता है तो खाता है तो लगाता है, और ये कि एक ज़िम्मेदारी सब पर भारी, तो वो पैसा बाहर भेजते हैं। जब वो पैसा बाहर भेजते हैं तो उससे इदारे कमज़ोर होते हैं, जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और ये जो इस मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो मुल्क कमज़ोर होता है। और ये कि NRO हम बिल्कुल नहीं देंगे, और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये जो बाहर लुटी हुई दौलत है इंशाल्लाह ये वापस लेके आएंगे हम सारी, तो बेहतर होंगे हालात सारे अच्छे। मेरा मतलब है कि अगर खान साहब इन तकरीरों से मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती तो फिर अब तक मुल्क से तेल भी निकलना चाहिए था और मुल्क में घी शक्कर की नहरें बहनी चाहिए थी। खुदा का नाम ले लें, पंजाब के हालात में आपको बताता हूँ, 1 साल से चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। आप मुल्क को तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं, कोई सेक्रेटरी यहाँ पर आकर बैठ नहीं रहा। पूरा पंजाब अल्लाह के हवाले आपने किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस नाम की चीज कोई नहीं है, महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई मैकेनिज्म है नहीं है। आप ये कहानियां सुना सुना के कितने दिन और गुजारेंगे? गरीब आदमी जो है उसके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है। इन तकरीरों से क्या उसका पेट भर जाएगा? अच्छी तकरीरें दीवारों पर लिख दें, सारे पंजाब में पंफलेट बकवा दें कि जनाब NRO नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो मैं देखता हूँ उसका क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह से लोगों को खाना मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। मैं अगले महीने रमजान स्टार्ट हो रहा है, शुगर माफिया कह रहा है चीनी महंगी करेंगे, आटे पे कंट्रोल कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि 10 महीने से इस सूबे का चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में आके नहीं बैठा। उसने इन 10 महीनों में एक दफा 15 मिनट के लिए अपने सेक्रेटरी से मीटिंग की है। महंगाई के हवाले से कोई इनके पास लाए अमल नहीं है, कोई पंजाब में स्ट्रेटजी नहीं है। KPK का भी यही हाल है। और जब मेरा मतलब जब कोई वाली वारिस ही कोई नहीं है, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बेच रहा है। डॉलर की बात करते हैं जी, 160 रुपये वो सेटल हो गया, उसके बाद कीमतें सेटल हो जानी चाहिए थी। चले पहले 200 का था, 250 का गोश्त मिल जाता, मुर्गी का 300 का मिल जाता। सरकार आज रेट कुछ है, रात को रेट कुछ है, इस दुकान पे रेट कुछ है, उस दुकान पे रेट कुछ है। सामा साहब मेरे साथ आए, एक ही मार्केट में मैं आपको 6 दुकानों पे 6 डिफरेंट रेट्स हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई महंगाई के खिलाफ कोई मैकेनिज्म नहीं है। DC रेट तो मैंने खुद देखे दुकानों के बाहर लगे हुए, मैं खुद लेकिन वो वहां पे दालों को स्मेल किया कभी आप भाईजान? मेरी बात रेट वाली लेते मेरी सबसे जो सब स्टैंडर्ड है मेरी अर्ज सुन लें सर, इस कादम की अर्ज सुन लें। DC रेट मैंने अब मेरे मोहल्ले में दुकान है, मैंने उससे पूछा, उन्होंने DC रेट दिखाया। उन्होंने कहा जनाब मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार रुपये सारे दुकानदार दें, आपको रोज़ की ये जो DC रेट की लिस्ट पहुँचा करेगी। 2 या 5 हज़ार रुपया उन्होंने उनसे लिया, और जिसको नहीं होगा उसको हम जुर्माना ठोकेंगे। उन सब ने 5-5 हज़ार रुपया सारे दुकानदार उस मजिस्ट्रेट को देते हैं और एक रेट की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद हर एक की मंथली लगी हुई है, हर एक मजिस्ट्रेट साहब को मंथली पहुंचाता है वहां पर, और आप जो मर्जी बेचते रहें। DC रेट में बकरे का गोश्त 900 रुपए किलो है। मेरे साथ समा साहब निकले पूरे शहर में मुझे 900 रुपए किलो गोश्त ढूंढ दें। DC रेट में मुर्गी का गोश्त 210 रुपए किलो है, आए जरा मुझे ढूंढ के दें कहाँ पे 210 रुपए मिल रहा है। आटे का रेट DC रेट पे देखें, मजाक बना हुआ है DC रेट सर, मजाक बना हुआ है। DC नहीं है, वही उसका ही अता पता नहीं है
कमिश्नर का अता पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का अता पता नहीं है। हाँ, वो पैसे दे के वो लिस्ट जो है वो रोज लगती है और उसके पैसे जो है वो मजिस्ट्रेट को पहुंच जाते हैं, मुतलका एसी को पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये गवर्नेंस चलाई जा रही है। और खान साहब जो है वो तकरीरें कर करके पूरी कौम को सुना रहे हैं। खान साहब, इन तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरना। आप एनआरओ देते हैं या नहीं देते ये कौम का इशू नहीं है। अगर आपने एनआरओ नहीं देना तो खुदा का नाम है पैसा लूटा हुआ वापस लेके आए। अगर नहीं लेके आ सकते तो फिर आगे चलें और मुल्क के लोगों के मसले हल करें जो कि आपने करने हैं। मसले हल करने का कोई मैकेनिज्म आपके पास है नहीं है, आपके पास गवर्नर नाम की सूबे में कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे तो नहीं पता कि ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मुझे नहीं पता कि कौन चलाएगा। हालात ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी वो होते नहीं है, सेक्रेटरी दफ्तरों में नहीं बैठते, इंतजामिया मुतहरक नहीं है, सीएम इंटरेस्टेड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वहां पर एक मीटिंग कर लेते हैं और उसके फॉलोअप में एक सीएम मीटिंग कर लेते हैं। अल्लाह जब इत्तेमाद का वोट मिला, शेख रशीद साहब ने यही बातें कही कि जी अब गरीब के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने माना ये बात आपकी दुरुस्त है और इसीलिए उन्होंने कहा कि जी मुल्की सतह पर मुझे सबसे बड़ा मसला नजर आता है बिजली का। सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, हम बिजली महंगी करें तो और महंगाई होती है, और अगर हम बिजली सस्ती बेचते हैं सर्कुलर डेट और बढ़ता है और मसाइल खड़े होते हैं। और बाकी उन्होंने कहा जी महंगाई सबसे बड़ा मसला है, वो उसको मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये अखलाकी तबाही की वजह से हुआ है। मुझे अखलाकियात तबाह हुई है सर, यही क्या तबाही होती है, कहीं को क्या फर्क पड़ता है सर? आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि इमरान साहब महंगाई मानते हैं या नहीं मानते? फर्क पड़ता है गवर्नेंस बेहतर करें, फर्क पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, फर्क पड़ता है कि थाने में आम आदमी जाए उसको रिलीफ मिले, फर्क पड़ता है कि यहाँ पर अक्सर लोगों को अवेलेबल हो, लोगों के काम हो, महंगाई के हवाले से दुकानों पे छापे पड़े, 2.5 साल में अखलाकियात किया जाए। 2.5 साल में अखलाकियात इमरान खान ठीक कर देगा इस कौम की, या ये सारे सियासतदानों की जो पैसे देकर जनाब सेनेट में आ जाते हैं, फौरन तो नहीं ठीक हो जाएगा, या सारे अफसरान तो एक मिनट सामा साहब, ये अभी आपने ये लिख के दिए कि सेनेटर अब्दुल कादिर साहब जो हैं मेरिट पे इलेक्ट होके बलूचिस्तान के सेनेटर बने हैं। आज उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है, ये मेरिट आप कह रहे हैं सर? ये मेरिट चलेगा पाकिस्तान में? तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था उसको, वापस ले लिया था। बहरहाल ये है कि दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ब्रेक है। इमरान खान साहब की मैं बता रहा हूं, आपको भी पता, मुझे भी पता, दुरुस्त है महंगाई, लेकिन वो कह रहे हैं जी एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा ना सो, ये भी प्रोग्राम आ रहा है, लंगर खाने इस तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये नाकाफी है। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब नोटिस ले रहे हैं तो रमजान मुबारक में शायद कुछ महंगाई कंट्रोल हो जाए और कुछ लोगों को भी एहसास हो जाए कि रमजान में अपने भाइयों का कुछ ख्याल कर लें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से यूनानिमस रेजोल्यूशन आया है कि इसको सूबाई स्टेटस दिया जाए। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली में यूनानिमस मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। इसके लिए आइन में तरमीम की जाए, कौमी असम्बली में, सेनेट में नुमाइंदगी हो गिलगित बल्तिस्तान की भी और इसी तरह वजारतों में भी हो, और इसके हवाले जितनी जल्दी हो सके काम किया जाए। और इमरान खान साहब ने यह वादा भी किया था गिलगित बल्तिस्तान में, अब वहाँ पर हुकूमत भी तरीके इंसाफ की है, वहाँ पर मेजॉरिटी भी तरीके इंसाफ को मिली। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हुए। शेख रशीद साहब ने अलबत्ता ये कहा है, वज़ीर दाखिला हैं, कि इससे चीन तो खुश होगा, हमारी हिमायत करेगा गिलगित बल्तिस्तान अगर सूबा बनता है बाकायदा, लेकिन भारत इस पर प्रोपेगेंडा करेगा। अब उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आम लफ्ज़ों में अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की तरफ से यानी कौम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मसला हल करने की जब बात की जाती है तो प्लेबिसाइट यानी इस्तिस्वाब राय की बात की जाती है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम इलाकों में एक इस्तिस्वाब राय कौम मुत्तहिदा के चार्टर के अंडर करवाया जाए, यानी यहाँ एक तरह से रेफरेंडम होगा कि वो किधर जाना चाहते हैं, तो ये पूरा इलाका उसमें शामिल है। तो यहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी भी है और यही ख्याल है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फैसला करेंगे पाकिस्तान या आज़ाद होने का भी, पाकिस्तान तो ये भी कहता है, तो यही यूएन चार्टर में, और ये भारत भी ये मसला लेकर गया था। अब ये सारा इसका बैकग्राउंड है। लेकिन असद खरल साहब जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि भारत को फिर प्रोपेगेंडा का मौका मिल जाएगा कि देखें जी उन्होंने तो फिर वही जो हमारे ऊपर आप कहते थे 370 का कि जी 370 आर्टिकल लगा दिया, तो पाकिस्तान ने भी तो अब तो बाकायदा सूबा बना दिया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। भारत ने मकबूजा कश्मीर के साथ जो किया है वो को मकबूजा कश्मीर की असम्बली में इस तरह का बिल पास नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट, सही। ये वहाँ पे आज़ाद लोग हैं, आज़ाद अभी इलेक्शन हुए आज़ाद फ़िज़ाओं में,
वहाँ पे लोगों ने राइट दिया, अपने अवामी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये करारदाद लाए हैं अबूरी सूबा के वास्ते, और उन्होंने जो मुतालबा किया कि कौमी असम्बली, सैनेट और दीगर वफाकी इदारों में मुनासिब एक तो उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी दी जाए और अबूरी सूबा का दर्जा देने के लिए आईन पाकिस्तान में तरामीम का बिल जो है वो मंजूर किया जाए। ठीक। अब करारदाद के मुताबिक जो आईनी तरामीम में ख्याल रखा जाए और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरकरार है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए इखलाकी सियासी हमायत जारी रखेंगे। अच्छा, इसमें अहम मामला ये है कि जो अभी वज़ीर आला है वहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब जो PTI से जिनका तल्लक है जी, वो वज़ीर आज़म ने जो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से एक जो कमेटी बनाई है बाकायदा उसके वो मेंबर भी हैं। ठीक। यानी वो जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है कि अबूरी सूबा बनाने के हवाले से, उसके वो मेंबर भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और उन्हीं की यानी चीफ मिनिस्ट्री के अंदर ये एक करारदाद आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसका भी विजन है और साथ देगी, आईनी तरमीम चाहिए सर। यहाँ पे वहाँ पे अपोजिशन ने साथ दिया है, असेंबली में भी यहाँ पे अपोजिशन की क्या बात हम कर सकते हैं कि वो तो जहाँ से स्क्रिप्ट लेके आते हैं वो तो पता नहीं इस पर भी मुखालफत कर दे। नहीं, फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि इससे कश्मीर का मुकदमा कमजोर होगा। बाबर साहब आपको लगता है? फजलुर रहमान साहब तो पहले कह चुके हैं जो इधर से आना है, जहां से आना है आपको पता ही है, वो तो हुकूमत ही नहीं है, कोशिश करेंगे। इसके होते हुए पीडीएम तो कहती है वो किसी तरह का भी हमने ना FATF होने देना है, ना हमने ये जो लेजिस्लेशन अगर आप चाहते हैं कि खुफिया वोटिंग का खात्मा हो, जो आप कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ना कि जी अब क्या ख्याल है हुकूमत का। पीडीएम कह रही है, मरियम साहब ने कहा कि अब जी सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए तो सादिक सिंजरानी और यूसुफ ज़गलानी का मुकाबला होना है, अब ओपन बैलेटिंग का क्या ख्याल है। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान के होते हुए वो किसी तरह का कोई भी लेजिस्लेशन हो वो हुकूमत ही जाली है तो उसको वो मानेंगे नहीं। तो ये तो और दूसरा जो फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी मुकदमा कमजोर होगा मकबूजा कश्मीर का, हमारे तो बड़ा मजबूत किया ना मुकदमा अपनी चेयरमैनशिप में, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बात कहा। ये एक प्लेबिसाइट ही है, ये इस्तिसाब राय यही है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने तो आज कंसेंसस के साथ जो असम्बली ने ये जो रेजोल्यूशन पास किया है कि जनाब आइन में तब्दीलियाँ की जाएँ और इसको सूबा डिक्लेयर किया जाए ताकि उस वहाँ के रहने वाले लोगों को उनके हकूक़ मिल सकें, उनके बुनियादी जो राइट्स हैं वो वहाँ पर मिल सकें। तो ये एक तरह का इस्तिसाब राय ही है कि वो खुद ये चाह रहे हैं, वो खुद एक रेजोल्यूशन के ज़रिए से पाकिस्तान गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हमें अपना हिस्सा बनाओ। तो अगर भारत शोर मचाता है जैसा शेख रशीद ने कहा है तो ठीक है, हम ये कहते हैं कि ठीक है जनाब बलूचिस्तान की असम्बली ने ये बिल दिया है, आप भी जाएं, जाके वहाँ पर इलेक्शन करवाएं, आज़ाद कश्मीर में न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें। यहाँ भी अगर आपको कोई शक है तो यहाँ भी आप न्यूट्रल इलेक्शन करवा दें। और अगर वहाँ की असम्बली कहती है कि जनाब इसको उसका भारत का सूबा बनाया जाए तो हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। जाके वहाँ पे इलेक्शन करवाएं आज़ादाना, वहाँ से रेजोल्यूशन पास करवाएं। आपने तो वहाँ पे गासबाना इकदाम किया है, वहाँ पर 8 लाख फौज जो है वो वहाँ पर लाके बिठा दी है, जो वहाँ पर औरतों पे, बच्चों पे और नौजवानों पे जुल्म और सितम कर रही है, तशद्दुद कर रही है। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, दुनिया का सबसे लंबा कर्फ्यू है वहाँ पर। वो बेचारे सारा जो कश्मीर के लोग हैं वो खुद उनके कश्मीर उनके लिए जेल बना दिया गया है। वहाँ पर ना ट्रेड हो सकती है, ना उनको कोई बुनियादी हकूक़ हासिल है, ना वहाँ पर इंसानी हकूक़ की कोई तंजीम जा सकती है, ना वहाँ पर कौम मुत्तहिदा के मुबस्सिर जा सकते हैं, ना कोई और वहाँ पर मीडिया रिपोर्टिंग हो सकती है। इस तरह के वहाँ पर हालात बनाए हुए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को वहाँ पे आपने कश्मीरी की ज़िंदगी को जीरन करके रख दिया है। मुसलमानों को वहाँ से निकाला जा रहा है और हिंदू इंतहा पसंदों को आबाद किया जा रहा है। वहाँ पर पकड़ धकड़ हो रही है, बाकायदा डोमिसाइल का भी मसला आ गया है कि अब वहाँ पर धड़ाधड़ डोमिसाइल दिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान कम हो जाए। मुझे एक बात बताएं, इनमें से कोई एक चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हो रही है? नहीं, कोई कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वहां पर पीपल्स पार्टी के भी हैं, वहां पर नून लीग के भी हैं, दीगर जमातों के भी हैं, मस्जिद वादत मुस्लिमीन, यानी पूरे पाकिस्तान में दीगर जो जमातें हैं वहां पर भी आपको नजर आती हैं। वो सब ने मिलकर यूनानिमस मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यूनानिमसली उसमें नून लीग के भी हैं, पार्टी के भी हैं, PTI के भी हैं, आजाद भी हैं, बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं। उन्होंने मुतफिका तौर पर यह करारदाद पास की कि जनाब इसको एक सूबा डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल सही। तो भारत अगर प्रोपेगेंडा करता है, भारत करे मेरा ख्याल उसके चमचे कच्चे जो है हमें हमारा जवाब ये होना चाहिए कि जनाब
हाँ? पीडीएम को मंजूर होगा, उन्हीं की जमात वहां पर कह रही है। तो नून लीग को भी पार्टी, उन्होंने भी तो मुल्फिका तौर पे ये करारदाद पास की है ना, वो भी इसके सिग्नेटरी है ना, तो उसका मतलब ये है कि उनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। बल्तिस्तान की पार्टी है ना, उनकी कहाँ ये उन्होंने टिकट दिया था, उनके कैंडिडेट थे वहां पर, 2 कैंडिडेट जो है वो नून लीग के जीते हैं। अच्छा, 3 कैंडिडेट नून लीग के जीते हैं, 3 कैंडिडेट पार्टी के जीते हैं, उनकी नुमाइंदगी है, वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि पार्टी से गाइडेंस लेके कह रहे होंगे ना, वैसे तो नहीं कह रहे। तो करारदाद मुतफिका पास हुई है, तो एक तरह का सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका मैंडेट सामने आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको गिलगित के बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए। जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसमें उनको शेयर जाना चाहिए, उनका डेवलपमेंट पे राइट है, राइट है। जिस तरह से हमने एनेक्सेशन की है ट्राइबल एरियाज की, उस तरह से उनका भी राइट उनको मिलना चाहिए। टाइम खत्म हो गया और इससे गिलगित बल्तिस्तान से चूंकि सी पैक गुजर रहा है, उसमें भी सियाहत में भी और पूरे मुल्क को और ज़्यादा मजीद एक दूसरे के करीब लाने में, जिस तरह हमने कबाली इलाकों में देखा, खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम किया गया, उस तरह से इसमें लगता है कि और ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि इस पर कब कानून साजी के लिए इनिशिएटिव दिया जाता है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।